बेटा, तुझे कुछ याद भी है या भूल गया क्या? आज तू मुझे डॉक्टर के पास ले जाने वाला था। मैं कब से राह देख रही थी, पर तुझे कहाँ पड़ी है अब हम बूढ़े माँ बाप की। अरे माँ सॉरी, मैं काम के चक्कर में भूल गया था। रहने दे बेटा, माँ को छोड़, तू तो जा अपनी बीवी की ही तीमारदारी कर। शशिकांत जी ने बहुत धीमे से दांत दबाकर कहा था, लेकिन फिर भी अंत का शब्द जोरू का गुलाम संदीप के कानों में पड़ ही गया था। पत्नी वंदिता के साथ संदीप का हंसी ठिठोली करना, बैठकर बातें करना, अपने 4 माह के पुत्र ऋषु को गोद में उठाना, उसका दुलार करना, सब बात पता नहीं क्यों पिताजी को फूटी आंख नहीं सुहाती थी। अगर कभी वंदिता उसे फ़ोन लगा लेती थी, कोई बात कर लेती थी, तब भी ताने की शिकार हो जाती थी। इतना भी क्या बात करने का शौक चढ़ा है, अपने कब्जे में रखना चाहती है। अपने पति को ऑफिस में भी चैन नहीं लेने देती। उसने सोचा वंदिता को आज बाहर घुमा लाता हूँ। ऑफिस से उसने वंदिता को फ़ोन किया था, वंदिता शाम को रेडी रहना, फिल्म देखने चलेंगे। शाम को जैसे ही घर में घुसा, देखा माँ कराह रही थी। वंदिता उनकी सेवा टहल में लगी थी। अरे क्या हुआ माँ को? सुबह तक तो ठीक थी। और वंदिता, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई हो? इतनी मुश्किल से मूवी का टिकट बुक करवाया है मैंने। ना चाहते हुए भी उसके मुंह से निकल पड़ा था। बस कोहराम सा मच गया था। हाँ बहू, तू जा, तैयार हो जा। मेरा क्या है, बुढ़ापे का शरीर है, कुछ ना कुछ तो कष्ट लगा ही रहेगा। तू जा, पिक्चर देख। हम तो अपने ज़माने में कबहू कोई पिक्चर उक्चर देखने नहीं गए। बस पूरी ज़िंदगी यह चूल्हा चौका सबकी तीमारदारी में बीत गई। कावेरी जी की बड़बड़ाहट शुरू हो गई थी। वंदिता ने माँ के हाथ में गर्म हल्दी दूध का ग्लास पकड़ाते हुए धीरे से कहा, आज रहने देते हैं, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। और किचन में वापस चली गई थी। संदीप का दिमाग भन्ना उठा था। वह अच्छे से जानता था अचानक माँ की तबीयत क्यों खराब हो गई। मूवी का टाइम निकल जाने के बाद एकदम चंगी हो जाएगी। उसे मालूम था क्यों माँ पिताजी को मेरा अपनी ही पत्नी के साथ मिलना जुलना, हंसना बोलना अच्छा नहीं लगता। इतना काम करती है सुबह से, छोटा बच्चा भी तंग करता है, फिर भी दौड़ दौड़ के माँ पिताजी के सभी कार्य करती रहती है। अगर मैं उसकी थोड़ी सी सहायता कर देता हूँ तो जोरू का गुलाम, अगर उसकी तबीयत खराब है उसे दवाई निकाल कर देता हूँ, पानी का गिलास भर के उसके हाथ में पकड़ा देता हूँ तो जोरू का गुलाम। सबको गरम रोटी खिलाने के बाद जब वह अकेले खाना खाने बैठती है, मैं उसके साथ बैठ जाता हूँ तो जोरू का गुलाम। रात में ऋषु के तंग करने पर मैं उसे गोद में लेकर बरामदे में घूमने लगता हूँ ताकि वंदिता की नींद ना टूट जाए, वह चैन से सो ले तो जोरू का गुलाम। बेचारी वंदिता दुखी हो जाती है सुन सुनकर। उसे ऐसा लगता है जैसे जोरू का गुलाम एक इल्ज़ाम है जो उसके कारण मेरे ऊपर लगाया जाता रहता है। अरे भाभी जी, संदीप भैया पर क्या जादू किया है आपने? हमें भी सिखा दीजिए। संदीप के मित्रों की पत्नियां अक्सर उसे छेड़ती थी। घर पर कोई दावत होने पर संदीप वंदिता के साथ हर काम में लगा रहता था। माँ सारे रिश्तेदारों के सामने एकदम खींच कर कह देती थी, प्रभु जाने अनोखे की शादी हुई है, इसकी और अनोखे की पत्नी मिली है। इसे पता नहीं पूरे खानदान में किस पर गया है, पक्का जोरू का गुलाम हो गया है। संदीप तो सुनकर हंस पड़ता था, लेकिन वंदिता का मन बुझ जाता था। अरे तुम ध्यान मत दिया करो ऐसी बातों की तरफ, जिसको जो कहना है कहता रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह हमेशा वंदिता को समझाते हुए कहता था, अगर पत्नी पति का और पूरे घर का ख्याल रख सकती है तो पति को भी पत्नी का ख्याल रखना ही चाहिए। इसमें कोई गलत या मखौल उड़ाने वाली कौन सी बात है? संदीप कहता, पर मुझे हमेशा लगता है जैसे मैं गुनहगार हूँ, जैसे सब मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अपने पति से कितना काम करवाती है, जैसे सास ससुर का घर का काम कर कर के अधमरी हुई जा रही है बेचारी, बन जाती
है वंदिता, दुखी हो कह उठती थी वंदिता। अब संदीप को खुद से दूर करने की कोशिश करने लग गई थी। कोई भी काम करने आता तो झगड़ा करने लगती थी। अब वह उससे ठीक से बात नहीं करती थी, चिढ़कर जवाब देने लगी थी। अपनी कोई भी समस्या उससे नहीं बताती थी। रीसू को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रखने लगी थी, क्योंकि माँ हमेशा संदीप की गोद में रीसू को देख ताने मारती थी। बेचारा थका हारा ऑफिस से आया नहीं कि बच्चा थमा दी। संदीप वंदिता में हो रहे इस परिवर्तन को महसूस कर रहा था और क्षुब्ध हो रहा था। कैसे अपने ही माँ पिताजी को समझाए और कैसे अपनी ही पत्नी को समझाए। तेरे पिताजी तो कभी मेरे पास बैठकर मेरा हाल चाल नहीं पूछे, ना ही कभी मैंने उनसे अपनी कोई सेवा करवाई। तू छोटा था तो क्या मजाल जो कभी तुझे नहला धुला दे या खाना खिला दे। रात रात भर मैं सो नहीं पाती थी, तू इतना परेशान करता था, पर कभी तेरे पिता को मैंने नहीं कहा तुझे सुलाने या चुप कराने के लिए। क्यों नहीं कहा माँ, आपने क्यों नहीं कहा? आज बताइए ना, पर सोच कर सही कारण बताइएगा। संदीप भी आज कुछ ठान चुका था। अरे क्यों का क्या कारण है? पत्नियों का यही सब काम ही है। अपने काम करो, कोई इल्ज़ाम लगाने की गुंजाइश ही क्यों रहे? माँ ने तैस से कहा। शायद वह संदीप के साथ वंदिता को भी सुनाना चाह रही थी। पिताजी आप ही बताइए, माँ ने ये सब काम आपसे कभी क्यों नहीं कहे? क्योंकि यही इसका धर्म था। धर्म है, पिताजी ने ठोस स्वर में कहा। और आपका धर्म? हम पतियों का धर्म क्या है पिताजी? आदेश देते रहना, आदेशों का पालन करवाते रहना। क्या माँ की इच्छा नहीं होती होगी कि उनकी तबीयत खराब होने पर आप उनके पास बैठें, ख्याल करें, जैसा माँ आपकी तबीयत खराब होने पर करती है? क्या माँ की इच्छा नहीं होती होगी कि आप उन्हें कभी कभी अपने साथ अकेले बाहर घुमाने फिराने ले जाएं? होती होगी पिताजी, परंतु वह कहने से डरती रही। अपने पति से जिसके साथ उसका पूरा जीवन बंध गया, उससे ही अपने दिल की बातें छुपाती रही। संकोच और डर। अफसोस तो इस बात का है कि अगर माँ ने कभी कहना चाह कर भी कुछ कहा नहीं, तो पिताजी ने भी कभी समझा क्यों नहीं। अभी इस उम्र में भी माँ ही पिताजी का ख्याल रखती रहती है, पिताजी कभी नहीं रखते। अभी माँ की तबीयत खराब होने पर भी पिताजी उन्हें दवाई तक नहीं दे सकते। आप लोगों की इस गलती को मैं अपनी ज़िंदगी में दोहराना नहीं चाहता। मैं अपनी पत्नी के साथ काम करवाता हूँ, घूमता फिरता हूँ, इसमें बुरा क्या है? जो आप लोग हमेशा नाराज़ रहते हैं और सारा इल्ज़ाम वंदिता पर लगाते रहते हैं। माँ, अगर आप पिताजी के साथ कभी मूवी देखने नहीं गई तो क्या खानदान की परंपरा बन गई है और वंदिता भी नहीं जा सकती? यह जाएगी माँ, ज़रूर जाएगी। आप लोगों का भी मन हो तो साथ में चलिए। चलो वंदिता, तैयार हो जाओ। इतना सोचोगी तो कभी ज़िंदगी जी नहीं पाओगी। कोई ना कोई इल्ज़ाम तुम पर लगता ही रहेगा, समझी? मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ, कहता हुआ संदीप बाहर चला गया था। थोड़ी देर बाद भी वंदिता के ना आने पर वह ज़ोर ज़ोर से कार का हॉर्न बजाने लगा। अचानक उसने देखा वंदिता अकेले नहीं आ रही थी, उसके साथ माँ और पिताजी भी थे और छोटा रीसू पिताजी की गोद में चढ़ा बैठा था। चकित संदीप जल्दी से उतरकर पिताजी के लिए कार का दरवाज़ा खोलने लगा। अरे बेटा, तूने सच कहा, जो बातें होनी चाहिए थी नहीं हो पाई, अब हो सकती है। मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया कभी कि तेरी माँ के लिए मुझे ये सब करना चाहिए। गलत परंपराएं चलती आ रही थी। मेरा यह सोचना था कि बेटा बहू ज़्यादा घुल मिल जाएंगे तो हम लोगों की तरफ ध्यान देना बंद कर देंगे। इसीलिए वंदिता बहू पर तेरे जोरू का गुलाम होने का इल्ज़ाम लगाते रहते थे। क्यों ठीक कह रहा हूँ ना मैं? एक हाथ से रीसू का गोद संभालते हुए, एक हाथ में माँ को सहारा देकर कार में बैठाते हुए। पिताजी की बात सुनकर माँ हंसने लग गई। चलिए, अब आपकी बारी है जोरू का गुलाम बनने की। अब तो संदीप भी वंदिता के साथ हंसने लगा था। तो पत्नी की खुशियों का ख्याल रखना पति का कर्तव्य होता है। उसके हर छोटी बड़ी ज़रूरतों की, उसकी इच्छाओं का देखभाल करने से कोई जोरू का गुलाम नहीं हो जाता। माँ बाप यह क्यों भूल जाते हैं, वह भी किसी की बेटी है और अपना घर छोड़ अपने पति के भरोसे आई है। उसकी खुशियों की डोर
के पति से जुड़ी होती है। तो अगर कोई बेटा अपनी बीवी को खुश करने की कोशिश करे तो इसमें माँ बाप को बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि अपने बेटे के प्रयासों में उसकी सहायता करनी चाहिए। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही पारिवारिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।